हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं पवन के कार्य, द वर्क ऑफ विंड। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि वर्क ऑफ विंड किस रूप में, इस टॉपिक के रूप में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे इसके पृष्ठभूमि की, इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे कि जियोग्राफी के अंतर्गत जो ये टॉपिक आपके अभी जियोग्राफी के अंतर्गत भू आकृतिक भूगोल सीरीज चल रही है, भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत या भूगोल के अंतर्गत ये टॉपिक आपके सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस में दे रखा है, ये टॉपिक का उसका बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ में ही हम इस टॉपिक के बारे में परिचय पढ़ेंगे कि इसका क्या परिचय है। इसके साथ में ही हम पढ़ने वाले हैं पवन के कार्य, पवन के कार्य के बारे में हम बात करेंगे। पवन के कार्य, पवन के कार्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अपरदनात्मक कार्य, अपरदनात्मक कार्य, एक निक्षेपणात्मक कार्य, निक्षेपणात्मक कार्य। इसके साथ में ही हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पवनों के द्वारा, पवनों के माध्यम से जो स्थलाकृतियां निर्मित होती है, अपरदन क्रिया के द्वारा स्थलाकृतियां निर्मित होती है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। पवनों के माध्यम से जो स्थलाकृतियां निर्मित होती है उनके बारे में, स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और स्थलाकृतियों को भी दो भागों में, एक अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे, और एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी है इसके बारे में बात करने वाले हैं। निक्षेपणात्मक, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अपरदनात्मक स्थलाकृतियां और निक्षेपण स्थलाकृतियों के बारे में डिटेल्स में कौन कौन सी स्थलाकृतियां कैसे बनती है और किस स्वरूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके तमाम पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। वर्क ऑफ विंड के रूप में हम इस प्रकार से जब अध्ययन करेंगे तब जाकर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो आपका सबसे पहले यदि हम बात करें इस टॉपिक के बैकग्राउंड की, यदि हम बात करें पृष्ठभूमि की, पवन के कार्य के पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें, तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं भूगोल के अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत टॉपिक है आपका भू आकृतिक भूगोल। भू आकृतिक भूगोल सीरीज चल रही है और भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के धरातल पर उचावच के विकास क्रमों के बारे में देखते हैं। उचावच के विकास क्रम ये है, पृथ्वी के जो भी स्थल रूप है, स्थल रूपों को तीन उचावच श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत हम बांटते हैं महाद्वीप और महासागर। द्वितीयक उचावच श्रेणी के अंतर्गत हम बांटते हैं पर्वत है, पठार है। और तृतीयक स्थलाकृतियों के अंतर्गत हम जो भी बहिर्जात स्थलाकृतियां, छोटी छोटी जो स्थलाकृतियों के स्वरूप निर्मित होते हैं, जिनके बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, उन स्थलाकृतियों को तृतीयक स्थलाकृतियों के स्वरूप में बांटा गया है। तो उचावच के विकास क्रम के बारे में जिस सब्जेक्ट में अध्ययन किया जाता है, भौतिक भूगोल के जिस पार्ट में अध्ययन किया जाता है, उसे भू आकृतिक भूगोल कहते हैं। और उचावच के विकास क्रम की प्रक्रिया के दौरान बल कार्य करता है, उसके पीछे एनर्जी चाहिए होती है। उस बल को हमने बात की थी, बार बार बता रहे हैं, उस बल को, उचावच के विकास क्रम के पीछे बल लगता है, उस बल को दो भागों में विभाजित किया गया है। हमने हर क्लास के अंतर्गत अभी पढ़ रहे हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड में यही बात पढ़ते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, बल के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन आज हम अलग अलग टॉपिक के वाइज उसको देखते हैं। ये टॉपिक इस रूप में उचावच विकास क्रम के लिए जो बल चाहिए, एनर्जी चाहिए, फोर्स चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दो भागों में बांटा जाता है। एक है अंतर्जात बल। कौन सा बल? अंतर्जात, एंडोजेनेटिक फोर्स। एक होता है बहिर्जात बल। कौन सा बल? बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स, या कौन सा बल? एंडोजेनिक बल। अंतर्जात बल जिसे एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो निर्मित बल होता है उसे एंडोजेनेटिक फोर्स, और बहिर्भागों से
जो निर्मित होता है उसे एक्सोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है। कौन सा बल कहा जाता है? बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स को बहिर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल को हमने डिटेल्स में अध्ययन कर लिया था, लेकिन हम थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी बल जिसे डायस्ट्रोपिक फोर्स कहा जाता है, और इसको हम बोल सकते हैं अंतर्जात बल को पर्वत निर्माणकारी बल, आकस्मिक बल, आकस्मिक बल, आकस्मिक बल। और पर्वत निर्माणकारी को बल को महादेश जनक बल, एपीरियोजेनेटिक महादेश जनक बल, और पर्वत निर्माणकारी बल, ओरोजेनेटिक फोर्स, पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी। और आकस्मिक के अंतर्गत हमने बात की थी जैसे ज्वालामुखी बल, ज्वालामुखी और भूकंप, ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के उच्चावच विकास क्रम के लिए बल लगता है, हम बार बार इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वापस से एक बार रिवीजन बता रहा हूं। अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल के अंतर्गत अंतर्जात बल एंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स को पटल विरूपणी डायस्ट्रोपिक फोर्स, और आकस्मिक अंतर्जात बल ज्वालामुखी और भूकंप, महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी, ये अधोमुखी और उपरोमुखी। महादेश जनक को अधोमुखी और ऊपरी मुखी बल कहा जाता है। और पर्वत निर्माणकारी के अंतर्गत आप आ सकते हैं एक तो संपीड़नात्मक बल, संपीड़नात्मक और तनाव मूलक बल के रूप में बांटा जाता है। ज्वालामुखी और यह आकस्मिक बल है। यदि हम बहिर्जात बल की यदि बात करें तो बहिर्जात बल के अंतर्गत अनाच्छादन प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? अनाच्छादन प्रक्रिया होती है। डेन्यूडेशन प्रोसेस होता है, डेन्यूडेशन प्रोसेस होता है। डेन्यूडेशन प्रोसेस से अनाच्छादन प्रक्रिया होती है, वो बहिर्जात बल के होते हैं। पृथ्वी की जो प्राथमिक उच्चावच है या द्वितीयक उच्चावच है वो अंतर्जात बलों से निर्मित होते हैं, लेकिन तृतीयक जो उच्चावच है, तृतीयक उच्चावच स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वह बहिर्जात बलों से निर्मित होता है। तो उच्चावच के विकास क्रम में अनाच्छादन आता है। अनाच्छादन प्रक्रिया होती है जिसमें अप्रदनात्मक क्रियाएं होती है। अप्रदन होता है, अप्रदन मतलब इरोजन। इरोजन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है अपक्षय, क्या होता है? अपक्षय। एक होता है आपका अभिवहन या परिवहन, अभिवहन या परिवहन। अप्रदन होता है वो दो प्रक्रियाओं से होता है। एक होता है वेदरिंग, या आप कह सकते हैं अपक्षय के माध्यम से, या एक परिवहन के माध्यम से होता है। अपक्षय का मतलब क्या होता है? अपक्षय का मतलब ये होता है किसी भी चट्टान है, सेल है, सेल का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, अपने ही स्थान पर टूटना, क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। इसे मतलब है सौ-स्थान प्रक्रिया है। सौ-स्थान मतलब कि जिस स्थान पर सौ-स्थान प्रक्रिया स्थैतिक प्रक्रिया है, स्थैतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अपक्षय स्थैतिक प्रक्रिया है, मतलब ही अपने ही स्थान पर कण टूट जाते हैं। चाहे कण यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम, भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया से टूटे, या रासायनिक प्रक्रिया या जैविक प्रक्रिया, किसी भी प्रक्रिया से किसी सेल के टुकड़ों का टूटना, अपने ही स्थान पर टूटना स्थैतिक प्रक्रिया क्या होती है? उसे अपक्षय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपक्षय बोला जाता है। और यही जो टुकड़े टूट जाते हैं, टुकड़े टूटकर दूसरे स्थान पर यदि गति करते हैं, प्रवहित होते हैं, अभिवहित होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? परिवहन बोला जाता है या अभिवहन बोला जाता है। ये गतिज प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? गतिक प्रक्रिया है, गतिमान होते हैं। तो हम क्या समझे? किसी भी टुकड़े या सेल चट्टान का अपने स्थान पर टूटना, टूटकर किसी दूसरे स्थान पर प्रवाहित होना, इस प्रक्रिया को अप्रदन बोला जाता है। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अप्रदन बोला जाता है। अप्रदन ही अनाच्छादन प्रक्रिया है और वे बहिर्जात बलों से निर्मित होती है। किससे प्रभावित होती है? बहिर्जात बलों से होती है। तो यदि मैं बात करूं अपक्षय की, अपक्षय किससे निर्मित होता है? अपक्षय को प्रभावित करता है वहां के क्षेत्र की जलवायु कैसी है, चट्टानों की जलवायु कैसी है, और अप्रदन को प्रभावित करता है उस चट्टानों की संरचना कैसी है, संरचना कैसी है। तो मैं बात करूं नेक्स्ट पेज पे बात करूं, इसी पर समझा देता हूं, छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा। देखिए
हमने क्या बात की? हमने कहा अपक्षय होता है उसे जलवायु प्रभावित करता है, और क्या प्रभावित करते हैं? संरचना प्रभावित करती है, चट्टान की संरचना और जलवायु प्रभावित होता है। यदि हम जलवायु की बात करें तो जलवायु के अंतर्गत क्या होता है? जलवायु के अंतर्गत जैसे तापमान का वितरण है, तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है। ये चट्टान किस रूप में टूटेगा, किस हिसाब से टूटेगा, इसमें जलवायु, वहाँ के क्षेत्र की जलवायु कैसी है वो प्रभावित करती है। और संरचना के रूप में यदि मैं बात करूँ, उस संरचना की रासायनिक बॉन्डिंग कैसी है, मतलब चट्टान कठोर है या कोमल है, मुलायम चट्टान है या कठोर चट्टान है, या फिर उसका ढाल क्या है, क्या चट्टान का ढाल क्या है। ये प्रक्रिया, ये दशाएं, अलग अलग प्रकार की दशाएं होती है, वो अपक्षय को प्रभावित करती है। और मैं अभी बात करूं यदि अभिवहन की, जब चट्टानें टूट जाती है, भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से चट्टानें टूट कर छोटे छोटे बारीक कण बना लेती है, तो वो कण बनाने के बाद में अभिवहित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती है, उसे अभिवहन कहा जाता है। तो ये अभिवहन कैसे होता है, परिवहन कैसे होता है? तो परिवहन के लिए 4 कारक होते हैं। परिवहन को ले जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए, ले जाने के लिए चाहिए, तो उसमें महत्वपूर्ण होता है, एक होती है पवन। क्या होती है? पवन के माध्यम से वो प्रवाहित होता है। दूसरा आपके हिम के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। तीसरा यदि मैं बात करूं तो बात कर सकते हैं बहते हुआ जल, बहता हुआ जल बोले, या नदियों के माध्यम से क्या होता है आपके होता है। और तीसरा सागरीय तरंगों के माध्यम से, सागरीय तरंग। तो हम यह बात हो रही है कि किसी भी पदार्थ है, बहिर्जात बलों के अंतर्गत जो एक्सोजेनेटिक फोर्स लगता है, वो अनाच्छादन प्रक्रिया होती है। अनाच्छादन में अपर्दन प्रक्रिया होती है, अपर्दन अपक्षय और अभिवहन प्रक्रिया होती है। अपक्षय का मतलब होता है जो चट्टानें, जो आपके स्थल रूप है, इस अंतर्जात बलों की निर्मित चट्टानें हैं या स्थल खंड है, तो स्थल है, पर्वत है, पठार है, तो पर्वत चट्टानें पाई जाती है। उस चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय बोलते हैं, और टूटकर जो बारीक कण होते हैं वो दूसरे स्थान पर गति करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? परिवहन बोला जाता है। अपक्षय कैसे होता है? अपक्षय को मतलब भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, और उसको प्रभावित करते हैं वहां क्षेत्र की जलवायु है, उसकी संरचना कहती है, उसके हिसाब से अपक्षय होता है। और अपक्षय होने के बाद में वो गति करता है, तो गति कैसे करता है? गति पवन के माध्यम से करता है, या हिम के माध्यम से करता है, या बहता हुआ जल नदियों के माध्यम से करता है, या सागरीय तरंगों के माध्यम से करता है। जब ये प्रक्रिया होती है तो उसको क्या बोला जाता है? अपर्दन बोला जाता है। और अपर्दन मतलब कि ये बहिर्जात बल है, ये बहिर्जात स्थलाकृतियां निर्मित होती है, उसमें ये काम आता है, क्योंकि ऊपरी धरातल पर ही चलता है, ये सब चारा प्रक्रिया धरातल पर होती है, इसीलिए इसे बहिर्जात बल कहते हैं। लेकिन ये टॉपिक आपके सिलेबस में देने का मतलब ये था कि जब ये अपर्दन प्रक्रिया होती है, अपर्दन के माध्यम से धरातल पर स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। वो तृतीयक उच्चावच, तृतीयक श्रेणी की स्थलाकृतियां कहलाती है। इसीलिए आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है, पवन के कार्य, आपके हिम के कार्य, बहता हुआ जल नदियों के कार्य, ये अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं। टॉपिक देने का पर्पज ये था कि आपको बताना है पवन के माध्यम से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, हिम के प्रवाहित होने से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, या नदियों के माध्यम से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, और किस स्वरूप में बनती है, अपर्दनात्मक बनती है या निक्षेपणात्मक, हम चर्चा करेंगे। इसलिए ये टॉपिक, इसका बैकग्राउंड ये है, पवन के द्वारा जो आपका टॉपिक दे रखा है सिलेबस के अंतर्गत, पवन के कार्य, ये कार्य का टॉपिक देने का पर्पज, उसका हमने बात की थी। पर्पज आपका ये है कि ये अनाच्छादन प्रक्रिया होती है, बहिर्जात बल लगता है, उसके अंतर्गत ये अपक्षय जो पदार्थों का होता है, वेदरिंग होती है, अपक्षय होता है, उस पदार्थों को अभिवहन करने का काम करती है। इसीलिए आपके सिलेबस में दे रखा है। यदि हम बात करें अभी यदि हम बात करें उसके पवन के बारे में, यदि हम बात करें कि पवन किस रूप में महत्वपूर्ण है, उस रूप में यदि मैं बात करूं, पवन के बारे में बात करूं, तो पवन के कार्य के रूप में परिचय की यदि बात करें तो पवन, आपको पता है चलती हुई हवा का नाम क्या होती है? पवन होती है। और पवन कैसे गति करता है? पवन उच्च दाब से, पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करता है, निम्न दाब की ओर क्या करता है? निम्न दाब की ओर
गति करता है। पवन कैसे गति करता है? पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। लेकिन हम जलवायु भूगोल पढ़ेंगे तब हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे पवनें किस रूप में पाई जाती है, कैसे गति करती है, कौन से दाब क्षेत्र में किस प्रकार से व्यापारिक पवनें क्या है, पछुआ पवनें क्या है, हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं भू आकृतिक भूगोल, उसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो हमने कहा था अपक्षय होने के बाद में जो अपरदन प्रक्रिया होती है वहां उस क्षेत्र की जलवायु, उस क्षेत्र के संरचना, चट्टानों की संरचना प्रभावित करती है। तो पवनें जो होती है अपरदनात्मक कार्य करने की दृष्टिकोण देखा जाए तो पवनें है वो शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्र में मुख्य अपरदक कारक होता है, मुख्य अपरदनात्मक कारक होता है, मुख्य अपरदनात्मक कारक होता है, मुख्य अपरदनात्मक कारक होता है। या फिर ऐसे बोले शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सक्रिय कारक होता है। कौन? पवन सक्रिय कारक के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब यह है कि शुष्क क्षेत्र होता है वहां अपरदनात्मक क्रियाओं को संचालित करने के लिए पवन मुख्य रूप से कार्य करता है। इसी प्रकार हमने बात की थी नदियां, आर्द्र क्षेत्र होता है जहां पर आर्द्र क्षेत्र होता है जहां वर्षा अधिक होती है वहां नदियां मुख्य रूप से अपरदनात्मक कारक होता है। शीत या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जहां पर वहां पर हिम प्रवाह है वहां मुख्य अपरदनात्मक कारक होता है। इसी पर सागरीय क्षेत्रों के पास में, सागरीय तटीय क्षेत्रों के पास में है, ये सागरीय मध्य वाले क्षेत्रों के पास में है तो वहां पर समुद्री सागरीय तरंगें होती है, सागरीय लहरें होती है, तरंग के माध्यम से वो मुख्य कारक के रूप में होता है। तो हम एजेंट के रूप में पूछे, एक्टिव एजेंट के रूप में कार्य करता है कौन? पवन आपका सक्रिय कारक के रूप में कार्य करता है। तो हम मरुस्थलीय और शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत एक्टिव कारक के रूप में पवन के कार्य को पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें पवन के कार्य कौन कौन से हैं, पवन के यदि हम कार्य की बात करें, पवन के कार्य, पवन के कार्यों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक कार्य होता है अपरदनात्मक। कौन से कारक? अपरदनात्मक कारक होता है। एक होता है निक्षेपणात्मक। निक्षेपणात्मक पवन किस रूप में काम कर रहा है? पवन आपके अपरदनात्मक रूप में काम कर रहा है और एक निक्षेपणात्मक रूप में काम कर रहा है। अपरदनात्मक रूप से कैसे? मैंने अभी कहा था जब चट्टानें क्या करती है, चट्टानों का अपक्षय होता है। बहिर्जात बलों के अंतर्गत अपरदन प्रक्रिया के कारण दो प्रक्रिया होती है, अपक्षय और अभिवयन। तो अपक्षय होता है, अपक्षय होने के बाद में जब बारीक कण हो जाते हैं, बारीक कण है, धूल है, रेत है, वो किसके साथ में गति करता है? वो पवन के साथ में जब गति करता है तो तीन प्रक्रियाएं होती है। क्या प्रक्रिया होती है? जब परिवहन हो रहा हो उस समय तीन प्रक्रियाएं होती है। एक होती है वहां पर अभिवहन, अपवहन या अभिवहन बोले अपवहन। एक होता है अपवाह, एक होता है अपघर्षण, एक होता है अपघर्षण, अपघर्षण, एक होता है शनि घर्षण। क्या होता है? शनि घर्षण। ये तीन प्रक्रियाएं होती है जब आपका परिवहन हो रहा हो, जब पवनों का क्या हो रहा हो? परिवहन हो रहा हो, अपवहन, अपवहन। जब अपक्षय के बाद में जब बारीक कण परिवहित हो रहे हो, हवा के साथ में गतिमान हो, गति कर रहा हो, उस समय गति के दौरान तीन प्रक्रियाएं होती है। कौन कौन सी? अपवहन, अपघर्षण और शनि घर्षण। इसका क्या मतलब होता है? यदि मैं अपवहन की बात करूं, अपवहन का मतलब क्या होता है? अपवहन का मतलब यह होता है जब पवनें चलती है, पवनें चलती है तो पवनों के साथ में रेत के है, बारीक कण है, बारीक कण उठाकर साथ में चल देते हैं, गति कर लेते साथ में। पवनों के साथ में ही बारीक कण उड़कर साथ में जाते हैं या उस पर लटक के साथ जाते हैं, लुढ़क कर, बहुत भारी कण है तो पवनों के साथ में लुढ़क कर गति करते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अपवहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लुढ़क कर या उसके साथ में लटक कर बारीक कण धूल में उड़कर यदि उसके साथ में चला जाए उसे अपवहन बोला जाता है। और अपवहन जब होता है तो वहां पर रास्तों के अंतर्गत जहां से पवनें उड़ती है वहां पर बड़े बड़े लंबे गर्त का निर्माण कर लेती है। क्या कर लेती है? खड्डों का निर्माण कर देती है, जैसे गर्त का निर्माण कर देती है। और उन गर्तों के क्या कहा जाता है? उन गर्तों को अपवहन बेसिन गर्त कहा जाता है। उन गर्तों को क्या कहा जाता है? बेसिन गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवहन बेसिन गर्त, अपवाह
उन गर्तों को अपवाह बेसिन गर्त कहा जाता है। ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मिस्र के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे गर्त है जिनकी गहराई 300-400 किलोमीटर तक 400 मीटर 300-400 मीटर गहराई तक मतलब कि खड्डे बना दिए, गर्त बना दिए बड़े बड़े। तो उन गर्तों में महत्वपूर्ण जो गर्त है मिस्र का कतारा गर्त। कौन सा गर्त? मिस्र का कौन सा गर्त? मिस्र का कतारा गर्त। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रख सकते हैं आप। मिस्र का कतारा गर्त है वो पवनों के द्वारा अपवहन प्रक्रिया के दौरान जब साथ में पवन उड़ाकर ले जाती है, उनके माध्यम से गर्त निर्माण कर लेती है, उसे क्या कहा जाता है? कतारा गर्त कहते हैं। हम अपवहन गर्त के बारे में जब इस्लाकृतियां पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले ही हैं। अभी तो अपवहन का मतलब समझाया है कि अपवहन का मतलब क्या होता है। अपवहन का मतलब ये होता है जब पवने जब गति करती है तो गति के दौरान पवने अपने साथ में रेत के कण या धूल के कण, जो चट्टाने, जो भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो टुकड़े कर देती है, छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, उसको जब उड़ा कर ले जाती है, उसके उड़ाने के साथ में ही वहां पर क्या कर लेती है? गर्त का निर्माण कर लेती है। उसे अपवहन बोला जाता है। यदि मैं बात करूं अपघर्षण की, अपघर्षण का मतलब क्या होता है? जब पवने प्रवाहित होती है उसके साथ में जो धूल कण उड़ रहे होते हैं, बारीक कण जो उड़ रहे होते हैं, वो कण किसी रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पर्वत है, पठार है या सील खंडे है, बड़े बड़े चट्टान चोटियां हैं, उनसे टकरा कर गति करता है। क्या करता है? रास्ते में आने वाले अवरोधों से, पठारों से या स्थल खंडों से टकरा कर जब गति करता है तो गति करने के दौरान जो इसके साथ में जो पवनों के साथ में जो गति कर रहा है कण है, वो कण उस शिलाखंडों से क्या करता है? टकराता है। टकराने की वजह से उसमें क्या होता है? घर्षण होता है। उस घर्षण की प्रक्रिया को अपघर्षण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपघर्षण। पवनों के साथ में जो कण गति कर रहे हैं वो, और सामने जो अवरोध के रूप में जो भी आपका स्थल रूप आता है या जो भी आपका शिलाखंड आता है, उससे टकरा कर उसमें क्या करता है? घर्षण करता है। घर्षण करने की प्रक्रिया को अपघर्षण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपघर्षण बोला जाता है। बात करूं यदि शनि घर्षण की, शनि घर्षण जब पवनों के साथ में ये कण गति कर रहे होते हैं तो बड़े बड़े कण आपस में एक दूसरे के साथ में घर्षण करे। आपस में जो प्रवाहित कण होते हैं, इसके दौरान जो प्रवाहित कण आपस में क्या करे? घर्षण करे। आपस में ही क्या करे? घर्षण करे। उसे क्या बोला जाता है? शनि घर्षण बोला जाता है। उसे क्या बोला? शनि घर्षण बोला जाता है। ये जो कण होते हैं, ये कण अवरोधक से गति करते हैं। अवरोध जो रास्ते में आता है, अवरोधक चट्टानों से घर्षण करते हैं। डिफरेंस समझ रहे हो? डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कण होते हैं, कण रास्ते में जो भी अवरोध आता है और चट्टानें आती है, चट्टानों के साथ में यदि घर्षण करता है उसे अपघर्षण बोला जाता है। और शनि घर्षण वो बोला जाता है जब रास्ते के दौरान गति कर रहे हो तो कण आपस में प्रवाहित होते हुए रास्ते में क्या करे? घर्षण करे, तो उसको क्या बोला जाता है? शनि घर्षण बोला जाता है। ये तीनों जो घटनाएं हैं, तीनों जो कारक है, वो अपर्दनात्मक क्रियाएं करते हैं। पवनों के द्वारा अभिवहित होने के दौरान अपर्दनात्मक क्रियाएं करती है, और अपर्दनात्मक क्रियाओं की वजह से ही क्या होता है? बहुत लंबे समय तक ये अपर्दनात्मक क्रियाएं चलती है तो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उनको अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं। अपर्दनात्मक प्रक्रियाओं के, ये तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन्हें अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां कहा जाता है। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां कहा जाता है। जो पवन निर्मित स्थलाकृतियां कहा जाता है, जो पवन द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां कहलाती है। लेकिन जब पवने अपने साथ में इन पदार्थों को लेकर जा रही होती है तो कहीं ना कहीं वो उसको ड्रॉप भी करेगी, कहीं ना कहीं उसका जमाव भी करेगी। जमाव के दौरान जमाव की प्रक्रिया होती है, उस जमाव को निक्षेपण कहा जाता है। जब कण आपस में साथ में गति लेकर गति कर रहे होते हैं तो जब पवने धीमी होती है, धीमी गति हो जाती है, धीमी गति होने के दौरान पवने बैठ जाती है, स्लो हो जाती है, रुक जाती है, तो उसके साथ में जो भी अवसाद आया है, साथ में जो कण आए हैं, वो कण जम जाएंगे। तो जमने की प्रक्रिया के दौरान ये निक्षेपण होता है। उसे निक्षेपण के दौरान निक्षेपण करती है, जमाव करती है। क्या करती है? जमाव करती है। और जमाव के दौरान लंबे समय तक जो उसका जमाव होता है, जमाव के दौरान जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? निक्षेपण की वजह से जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसे पवनों द्वारा निक्षेपणात्मक स्थलाकृति कहा
जाता है। मतलब पवनों का क्या काम कहा जाता है? पवनें दो कार्य करती है, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक। और अपरदनात्मक प्रक्रिया होती है वो अपवान, अपघर्षण, अपसनिघर्षण प्रक्रियाएं होती है। 3 प्रक्रियाएं, घटनाएं, प्रक्रिया होती है और तीनों प्रक्रियाओं के दौरान जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन्हें अपरदनात्मक स्थलाकृति कहते हैं। और जो निक्षेपण होता है, निक्षेपण या जमाव की वजह से जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन्हें निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहा जाता है। तो ये पवनों के कार्य हो गए। अब हम बात करने वाले हैं कि पवनों के माध्यम से अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी निर्मित होती है। पवनों से, पवन के माध्यम से, पवन से निर्मित, पवन से निर्मित स्थलाकृतियां, पवन से निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी है उसको भी हमने कितने भागों में बांट सकते हैं? अभी कितने भागों में बांट सकते हैं पवन से निर्मित स्थलाकृतियों को? पवन से निर्मित स्थलाकृतियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। एक अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, कौन सी स्थलाकृतियां? अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। और एक निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। जो अपरदनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से निक्षेपणात्मक जो अपरदनात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से, जो अपरदनात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से, अपरदनात्मक का मतलब क्या है? अभिवहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण के माध्यम से जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन्हें पवन निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं। जो जमाव या निक्षेपण के माध्यम से जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उन्हें निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं। तो हम बात करें अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में, तो अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है उनका नामकरण हम एक बार कर लें कि कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं जो आपकी अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं। तो सबसे पहले जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियां बनती है उसे कह सकते हैं, नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सी स्थलाकृति किसके पवन के द्वारा बनी हुई है, अपरदनात्मक स्थलाकृति है या पवन निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, या नदियों के माध्यम से अपरदनात्मक स्थलाकृति है, या नदियों के द्वारा निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है या अपरदनात्मक स्थलाकृति है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं तो इसके नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उसको याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से देखा जाए। तो हम बात करेंगे, एक होता है अभिवहन या अपवहन, अपवहन बेसिन गरत, अपवहन बेसिन गरत। बेसिन जो गरत बनते हैं ये अपरदनात्मक स्थलाकृति है, गरत का निर्माण होता है अपवहन बेसिन गरत, या इसको बोला जाता है वात गरत। वात यानी पवन, पवन के द्वारा निर्मित गरत को क्या बोला जाता है? वात गरत बोला जाता है। हम एक बार स्थलाकृतियों के बारे में लिख दें, लगभग 9 प्रकार के 8-9 प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है, अपरदनात्मक स्थलाकृतियां बनती है, उनके बारे में पहले नाम लें, फिर हम इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे किस प्रकार से स्थलाकृतियों को क्या नामकरण है और किस प्रकार से बनती है। तो दूसरी स्थलाकृतियों की यदि मैं बात करूं तो आता है इंसेलबर्ग। कौन सी स्थलाकृति? इंसेलबर्ग स्थलाकृति। कौन सी स्थलाकृति? इंसेलबर्ग स्थलाकृति बनती है। तीसरी स्थलाकृति के रूप में यदि बात करें तो आती है आपका छत्रकशिला। ये क्या होती है एक बार आप नाम याद करो, उसके बाद में अभी हम समझाने वाले हैं ये स्थलाकृति कैसे होती है, क्या होती है, किस प्रकार से बनती है, उसके बारे में हम चर्चित करने वाले हैं। पहले तो नाम पक्के याद होने चाहिए कि पवन द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के अंतर आता है इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, बेसिन गरत। इसके साथ में आता है भू स्तंभ। कौन सी स्थलाकृति आती है? भू स्तंभ। कौन सी स्थलाकृति आती है? अरे भू स्तंभ आती है। इसके साथ में ही आपकी स्थलाकृति बनती है वो है आपका ज्यूजेन। ज्यूजेन। कौन सी स्थलाकृति? ज्यूजेन। यदि 6 नंबर पर स्थलाकृति की बात करूं तो आपका आती है यारडांग। नाम याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यारडांग। कौन सी स्थलाकृति? यारडांग। ज्यूजेन, यारडांग बहुत महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं। और 7 नंबर पर स्थलाकृतियों का नाम लिख दूं मैं यदि, तो देखते हैं कौन कौन सी स्थलाकृति आती है। थोड़ा सा दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा, हाँ। 7 नंबर पर जिस स्थलाकृति का नाम आता है उसे कह सकते हैं डाइकांटर। डाइकांटर। कौन सी स्थलाकृति? डाइकांटर स्थलाकृति, डाइकांटर। और 8 नंबर पर स्थलाकृति आती है उसे बोला जाता है जालक। क्या बोला जाता है? जालक, या फिर जालीशिला। क्या बोला जाता है? जालीशिला। क्या बोला जाता है? जालीशिला। या फिर
9 नंबर पे जो शिलाकृति आती है उसे बोला जाता है पुल। पुल या वात खिड़की। पुल खिड़की, खिड़की बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खिड़की बोला जाता है। कई बार वात खिड़की भी बोला जाता है, पवन खिड़की या वात खिड़की बोला जाता है। तो ये आपकी जो शिलाकृतियां हैं, ये शिलाकृतियां कौन सी है? ये पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक शिलाकृतियां हैं। कैसी शिलाकृतियां हैं? अपरदनात्मक शिलाकृतियां हैं, और इसके बारे में हम डिटेल्स में अभी पढ़ने वाले हैं, बात करेंगे। पहले याद कर लो पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक शिलाकृतियां कौन कौन सी है, याद करो। सबसे पहले आती है अपवाहन बेसिन ग्रत। कौन सी? अपवाहन बेसिन ग्रत। दूसरे पर आती है इंसेल ब्रग। कौन सी? इंसेल ब्रग। तीसरे पे आती है छत्रक शिला। कौन सी शिलाकृति? छत्रक शिला। और भू स्तंभ च्यूजैन या डांग। ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी वाले तो रह जाते हैं, पहचान लेते हैं, लेकिन ये कई बार क्या करते हैं, आपको कंफ्यूजन कर लेते हैं। कौन कौन से? ज्यूजैन, बार बार क्वेश्चन आता है। या डांग, डाई कांटर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जालक, पुल, ये शिलाकृतियां बहुत महत्वपूर्ण है। हम अलग अलग हर शिलाकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये शिलाकृति बनती कैसी है, कैसे दिखती है और किस स्वरूप में पाई जाती है, इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके नाम पहले याद होना चाहिए। यदि मैं निक्षेपणात्मक शिलाकृतियों की यदि मैं बात करूं, कौन सी शिलाकृतियों के बारे में? निक्षेपणात्मक शिलाकृतियों के बारे में मैं यदि बात करूं तो आएगी, एक बनती है आपका लोयस का मैदान बनता है। कैसा? लोयस का मैदान। ये भी 2 प्रकार से, एक हिम क्षेत्रों के अंतर्गत, एक उष्ण क्षेत्रों के अंतर्गत। कहाँ पर? हिम और उष्ण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हम बात करेंगे। दूसरा, निक्षेपणात्मक शिलाकृतियों के अंतर्गत बनता है आपका, क्या बनता है? स्तूप का निर्माण होते हैं। क्या निर्माण होता है? स्तूप का निर्माण होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अलग अलग स्तूप कौन कौन से स्तूप बनते हैं। बालू का स्तूप जिसे बोलते हैं, स्तूप या बालू का स्तूप लिख दें आपको। बालू का स्तूप का निर्माण होता है, बालू का स्तूप। और बालू का स्तूप को भी हम डिटेल्स में अभी पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे अनुदैर्ध्य, 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 एक सेकेंड, अनुदैर्ध्य स्तूप, अनुप्रस्थ स्तूप, अनुप्रस्थ। इसके साथ में हम पढ़ेंगे बरखान। बरखान क्या होता है, इनके साथ में ही हम पढ़ने वाले हैं। और छोटे छोटे जैसे नेब का क्या होता है, नेब का, या फिर आपके और पढ़ेंगे। तो कुछ वर्ड शब्दों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसके अंतर्गत गासी क्या होता है, गासी क्या होता है, या धूल कटक या स्तूप कटक, स्तूप कटक क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। हम वो डिटेल्स में चर्चा करेंगे अभी कि क्या क्या होती है, आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह है अपरदनात्मक शिलाकृतियां, निक्षेपणात्मक शिलाकृतियां। निक्षेपणात्मक में लोयस का मैदान और बालू का स्तूप, 2 महत्वपूर्ण। अपरदनात्मक शिलाकृतियों की यदि हम बात करें तो आएगा अपवान बेसिन ग्रत, इंसेलबर्ग, छत्रक शिला, भू स्तंभ, ज्यूजैन, यारडांग, डाइकांटर, जालक, पुल। ये आपको याद रखने ही है। हम अलग अलग हम बात करेंगे अभी कि एक एक बारे में बात करते हैं। अपरदनात्मक शिलाकृतियों के बारे में बात करें पहले। पवन, पवन द्वारा निर्मित, पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक, अपरदनात्मक शिलाकृतियां, ये आपका महत्वपूर्ण है। आप हेडिंग लगा सकते हैं कि पवन द्वारा निर्मित, पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक शिलाकृतियां। और सबसे पहले हम बात करें कौन सी? अपवाहन बेसिन तंत्र। अपवाहन, अपवाहन बेसिन, बेसिन ग्रत। किसकी बात करें? अपवाहन बेसिन ग्रत। अपवाहन बेसिन ग्रत जो सबसे पहले जब पौने उड़ती है, पौने अपने साथ में क्या ले जाती है, जब पौने उड़ती है, पौने अपने साथ में क्या ले जाती है, पौने अपने साथ में छोटे छोटे कणों को उठाकर ले जाती है। जब छोटे छोटे कणों को उठाकर ले जाती है, वहाँ से क्या बन जाता है? बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। उसे अपवाहन बेसिन या पवन ग्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवन ग्रत कहा जाता है, बेसिन ग्रत। जब छोटे कण होते हैं तो बड़े ग्रत बना दे, समुद्री
गड्ढे बना देते हैं, समुद्र तल से नीचे वाला क्षेत्र को गड्ढे बना देते हैं, गर्त बना देते हैं, उसको पवनों के द्वारा निर्मित गर्त को क्या बोलता है? अपवान गर्त कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे मिस्र के अंतर्गत मैंने बताया था अभी अपवान गर्त के रूप में एग्जाम्पल के तौर पर बताया, मिस्र में महत्वपूर्ण जो गर्त है उसको क्या बताया था? कतारा का गर्त। कौन सा? कतारा गर्त। ये एक महत्वपूर्ण गर्त है, नाम याद रख सकते हैं। कतारा गर्त कहाँ पाया जाता है? मिस्र। कहाँ? अपवान तंत्र। लेकिन अपवान बेसिन गर्त को अमेरिका के अंतर्गत जो गर्त पाए जाते हैं, अमेरिका के अंतर्गत आपके अपवान बेसिनों को, लघु आकार की बेसिनों, ग्रेट प्लेन्स के अंतर्गत लघु आकार की बेसिनों को बफेलो क्या कहा जाता है? बफेलो, लिख देता हूं, यूएसए में छोटे या लघु बेसिन गर्तों को, लघु बेसिन गर्त को क्या कहा जाता है? बफेलो वालोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाम याद रखना, स्पेशली कभी बार डेप्थ में यदि क्वेश्चन पूछे तो आ सकता है। बफेलो वालोस क्या कहा जाता है? बफेलो वालोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफेलो वालोस। कहाँ कहा जाता है? यूएसए में लघु बेसिन गर्त को बफेलो वालोस कहा जाता है। इसी प्रकार से आपका मंगोलिया के अंतर्गत कहाँ पर? मंगोलिया की यदि बात करूं तो मंगोलिया में वर्द बेसिन गर्त को क्या कहा जाता है? वर्द बेसिन गर्त, पवनों द्वारा निर्मित वर्द बेसिन को क्या कहा जाता है? पांगक्योंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांगक्योंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन बहुत डेप्थ में यदि पूछे बन सकता है। हम बहुत डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं और बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम्स में दें, आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हो या आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम्स हो या कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड रीट लेवल का एग्जाम हो, फर्स्ट सेकंड लेवल का, किसी भी एग्जाम्स में आईएएस प्री हो या मेंस हो, किसी भी एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो इससे डेप्थ क्वेश्चन क्या आएगा? तो हम बहुत डेप्थ में बहुत जीरो से पढ़ रहे हैं। नोट्स बनाकर रख लीजिए आप। पवनों द्वारा जो निर्मित अपवर्तनात्मक इस्लाकृतियां होती है उससे पहले अपवाहन बेसिन गर्त कहते हैं। जब पवने अपने धूल उड़ाकर साथ में ले जाती है तो बड़े बड़े गड्ढे बनाती है, गर्त बना लेती है। उन गर्तों को क्या कहा जाता है? उन गर्त को अपवान बेसिन गर्त कहा जाता है या वात गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वात गर्त। पवनों द्वारा गर्त निर्मित होता है इसलिए पवन वात गर्त कहा जाता है। मिस्र के अंदर एग्जाम्पल कतारा गर्त सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है। यूएसए में लघु बेसिन गर्त को बफेलो वालेस कहा जाता है। मंगोलिया के अंतर्गत वर्द बेसिन को पांगक्योंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांगक्योंग या पांगक्यांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांगक्यांग कहा जाता है। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं दूसरी अपवर्तनात्मक शिलाकृति की, यदि मैं बात करूं तो दूसरी अपवर्तनात्मक शिलाकृति कौन सी है? दूसरी अपवर्तनात्मक शिलाकृतियों की यदि मैं बात करूं तो आपका आता है इंसेलबर्ग। कौन सी शिलाकृति? इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है? यदि मैं इंसेलबर्ग की यदि मैं बात करूं, इंसेलबर्ग क्या होता है जी? गर्त बेसिन गर्त बन जाता है लेकिन बीच बीच में कोई स्थल खंड हो, बाकी वाला भाग का तो क्या हो जाए? अपर्दन हो जाए। बाकी वाला भाग का क्या हो जाए? अपर्दन हो जाए। बीच बीच के अंतर्गत ये गोलाकार क्या रह जाए? पहाड़ियां रह जाए। बीच वाले भाग में क्या हो जाए? अपर्दन हो जाए। लेकिन जो कठोर चट्टानों का स्तंभ है कुछ गुंबदाकार, छोटे गुंबदाकार रूप में क्या हो जाए? छोटे गुंबद रूप में क्या रह जाए? अवशेष रूप में मैदानी क्षेत्रों के अंदर अवशेष रूप में क्या रह जाए? पीछे एग्जाम्पल शेष बचे हुए भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? इंसेलबर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंसेलबर्ग बोला जाता है। ये गुंबदाकार चट्टानी अवशेष है। ये चट्टानी जो मजबूत चट्टानें होती है, कठोर चट्टानें होती है, वो चट्टानों का अवशेष रह जाता है। बाकी वाले चीजों का अपर्दन हो जाए। मैदानी क्षेत्र है, गर्त क्षेत्र है, उसमें चट्टानें, कुछ चट्टानों का अपर्दन शेष है। अभी वो कठोर चट्टान है, उस चट्टानों को गुंबदाकार आकृति में जो निर्मित हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या जर्मन भाषा का शब्द है? ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इंसेलबर्ग बोला जाता है। इसे सामान्यतः क्या आता है? बॉर्नहार्ट नामक विद्वान ने इसको बताया था। किसने बताया था? बॉर्नहार्ट विद्वान ने। किसने बताया था? बॉर्नहार्ट विद्वान ने बताया था। बॉर्नहार्ट विद्वान ने, जो महोदय ने बताया था इसके बारे में, बॉर्नहार्ट महोदय ने बताया था। इसके नामकरण के आधार पर इंसेलबर्ग को बॉर्नहार्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉर्नहार्ट भी कहा जाता है।
बॉर्नहार्ट। तो याद रखना बॉर्नहार्ट स्थलाकृति, बॉर्नहार्ट स्थलाकृति भी कहा जाता है। तो बॉर्नहार्ट स्थलाकृति क्या होती है, या फिर बॉर्नहार्ट दे या इंसेलबर्ग दे, ये पवन द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृति होती है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये मतलब जो पौने हैं अपर्दन करने की प्रक्रिया के दौरान जो भाग अवशेष के रूप में रह जाता है, उस अवशेष वाले भाग को अपर्दनात्मक रूप में उसे स्थलाकृति जो निर्मित होती है उसे इंसेलबर्ग कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, निश्चित रूप से समझ में आ रहा है ना? हाँ, आराम से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो तीसरी जो स्थलाकृति अपर्दनात्मक रूप में स्थलाकृति बनती है उसे बोला जाता है छत्रक शिला। कौन सी स्थलाकृति बनती है? छत्रक शिला। कौन सी स्थलाकृति बनती है रे? छत्रक शिला। छत्रक शिला क्या होती है सर? छत्रक शिला ये होती है कि यदि मैं छत्रक शिला की बात करूं, जब क्या होता है, जब आपकी जो चट्टान होती है, चट्टानों के अंतर्गत क्या होता है, चट्टान के अंतर्गत जो चट्टानों का संरचना में डिफरेंस होता है। कई बार कठोर चट्टान होती है, कई बार क्या होती है, कोमल चट्टान होती है, और पौने चारों दिशाओं से चलती है, एक दूसरे नहीं, एक दिशा से कई बार दूसरी दिशा से पौने चलती है, लंबे समय तक चलती है। तो पौने क्या करती है, बीच वाले भाग में क्या कर देती है, उसका अपर्दन कर देती है। बीच वाले भाग में क्या कर देती है, अपर्दन कर देती है। लेकिन कुछ भाग ऊपर से क्या रह जाता है, अवशेष रह जाता है, और नीचे क्या रहता है, पतला हो जाता है। तो ऊपर जो अवशेष रहता है भाग है, ऊपर छतरी नुमा भाग बन जाता है। कैसे बन जाती है? छतरी नुमा आकृति दिखाई देती है। कैसी आकृति देती है? छतरी नुमा आकृति दिखाई देती है। और बीच वाले जो कठोर कोमल जो चट्टानें होती है, वहां से चारों ओर से अपघर्षण हो जाता है, घर्षण हो जाता है, और ऊपर से जो कठोर भाग रहता है, ऊपर से ये जो भाग है वो ऐसे ही छतरी नुमा दिखाई आकृति दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है कि जब पौने चलती है, पौने चलने के दौरान आपके लगभग 6 फीट तक अधिक घर्षण करती है। 6 फीट तक, 6 फीट हाइट तक होता है, 6 फीट हाइट तक आपके जो अपघर्षण होता है चौनों के माध्यम से चट्टानों के पास में, वहां अधिक होता है। तो नीचे वाले भाग में अपघर्षण ज्यादा हो जाता है, ऊपरी भाग में क्या रहता है, घर्षण शेष बच जाता है, जिससे जो आकृति निर्मित होती है, छतरीनुमा जो आकृति निर्मित होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें छत्रक शिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्रक शिला आकृति कहा जाता है। और इसी छत्रक शिला आकृति को सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत, सहारा रेगिस्तान में क्या कहा जाता है? छत्रक शिला आकृति को सहारा रेगिस्तान में गारा कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान में क्या कहा जाता है? गारा। ये महत्वपूर्ण याद रखना। गारा किसे कहते हैं? गारा कहते हैं, छत्रक शिला को ही गारा कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है? आपके रेगिस्तान के अंतर्गत, सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत क्या कहा जाता है? सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत इसे गारा कहा जाता है। यदि मैं बात करूं जर्मनी के अंतर्गत, तो जर्मनी के अंतर्गत छत्रक शिला को, जर्मनी के अंतर्गत छत्रक शिला को क्या कहा जाता है? छतरी के अंदर पीट्स क्या बोला था? पीट्स, अच्छा हाँ, पीट्स क्या बोला जाता है? जर्मनी के अंतर्गत इसे पिट्सेन कहा जाता है। जर्मनी के अंदर इसको क्या कहा जाता है? पिट्सेन कहा जाता है, या उसको पेडेस्टल सेल कहा जाता है, या इसको पेडसेल या इसको पेडेस्टल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडेस्टल सेल, पेडेस्टल सेल। ये दोनों ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा जाता है? पेडेस्टल सेल या पिट्स सेन कहा जाता है, पिट्स सेन कहा जाता है। फेल्सन है, सॉरी, पिट्स फेल्सन सही ढंग से लिख दिया। थोड़ा सा, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें। सऊदी अरब में या सारा मरुस्थल रेगिस्तान वाले क्षेत्र में क्या कहा जाता है? सारा रेगिस्तान में इसे कहा जाता है। और जर्मनी में छत्रक शिला को क्या कहा जाता है? पिट्स फेल्सन कहा जाता है, पिट्स फेल्सन कहा जाता है, या पेडेस्टर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडेस्टर सेल कहा जाता है। पेडेस्टल है, सॉरी, इसको पेडेस्टल है, क्या वर्ड है? पेडेस्टल। कौन सी सेल कहा जाता है? पेडेस्टल सेल
कहा जाता है, कहा जाता है। पेडस्फेल्सन या पेडेस्टल सेल कहा जाता है। तो आप समझ गए छत्रशिला क्या होती है, जब ऊपरी भाग क्या रहे उसका अपर्दन ना हो, मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत अधिक बीच वाले भाग के अंतर्गत मध्यवर्ती अपर्दन हो जाए। अपर्दन की प्रक्रिया के दौरान जो आकृति होती है वो छत्रशिला के रूप में छतरी नुमा हो जाती है। जो छतरिक नुमा होने की वजह से जिस आकृति का रूप निर्माण होता है उसे क्या बोला, छत्रशिला कहा जाता है। सारा रेगिस्तान के अंदर गारा कहा जाता है। जर्मनी में इसे पिट्सफेल्सन या पेडेस्टल सेल कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम फोर्थ पे हम बात करने वाले हैं, कौन सी स्थलाकृति के रूप में फोर्थ पे बात करेंगे हम भू स्तंभ के बारे में। क्या निर्माण होता है, भू स्तंभ। भू स्तंभ का निर्माण हो जाता है। भू स्तंभ का निर्माण कैसे होता है, जब चट्टाने क्या होती है, जब चट्टाने का भाग ऊपरी भाग चट्टाने होती है, चट्टानों का निर्माण होता है। जब ऊपरी चट्टाने होती है, ऊपरी चट्टाने कई बार बीच में कठोर चट्टान, कठोर और कोमल चट्टान, कठोर चट्टान, इस स्वरूप में चट्टानें पाई जाती है, कठोर कोमल। तो चट्टानों क्या होता है, जो कठोर भाग होता है, कठोर चट्टानों में जो कठोर वाला भाग स्थिर रह जाता है और जो कोमल वाला भाग होता है उसका क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। कोमल चट्टानों का क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। अपर्दन होने की वजह से क्या होता है कि चट्टाने का स्वरूप होता है, ऊपर वो जो कठोर चट्टाने होती है, ऊपर कठोर चट्टान होने की वजह से नीचे यदि कोमल चट्टान भी है उसका संरक्षण कर लेती है, उसकी रक्षा कर लेती है। और बीच में ऊपर वाला को कोमल है तो इसका बीच वाला भाग क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। और बीच बीच में क्या हो जाता है, कठोर चट्टाने क्या रह जाती है, कठोर चट्टाने की वजह से अपर्दन नहीं हो पाता। तो ये एक स्तंभ के रूप में ऊपर कठोर चट्टाने हैं, कठोर चट्टाने की वजह से कठोर चट्टाने होती है, कठोर चट्टानों का अपर्दन नहीं होता। और जो बीच में कोमल चट्टाने होती है, मुलायम चट्टाने होती है, उसका अपर्दन जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से जो स्तंभाकार आकृति बनती है उसे भू स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू स्तंभ कहा जाता है। ये पवनों के द्वारा अपर्दित स्थलाकृतियां हैं। पवन द्वारा अपर्दनात्मक स्थला, पवन द्वारा कैसी स्थलाकृति है, अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। पवन द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों की बात कर रहे हैं। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के रूप में भू स्तंभ कहा जाता है। जब कोमल चट्टानों का क्या हो जाए, कोमल चट्टानों का क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है और कठोर चट्टाने रूप में स्थिर रहती है, वो सुरक्षात्मक दृष्टि से होती है। तो वो नीचे कोमल चट्टाने उसको सुरक्षा कर लेती है। जो स्थलाकृतियां निर्मित होती है उसे भू स्तंभ स्थलाकृति कहा जाता है। नेक्स्ट स्थलाकृति की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट स्थलाकृति आपकी आती है ज्यूजेन। कौन सी स्थलाकृति आती है, ज्यूजेन। कौन सी स्थलाकृति, ज्यूजेन स्थलाकृति। ज्यूजेन स्थलाकृति क्या होती है, ज्यूजेन स्थलाकृति ये होती है जब चट्टाने क्या होती है, जब समानांतर रूप से कठोर और मुलायम चट्टाने समानांतर रूप से क्या होती हो, जमा होता हो। चट्टानों का निर्माण कैसे हो, समांतर रूप से जमा हो। ये कठोर चट्टान है, ये बीच पहले फिर वापस से कैसी चट्टान आ गई, वापस से मुलायम चट्टान आ गई, फिर वापस से कैसी चट्टान आ गई, आपकी कठोर चट्टान आ गई और बीच में कैसी चट्टान आ गई, मुलायम। मतलब कैसी, कठोर चट्टान, जैसे कठोर चट्टान है समानांतर रूप से कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान, मुलायम चट्टान, फिर वापस से कठोर चट्टान, कठोर चट्टाने। चट्टाने कैसी पाई जाती है, मुलायम और कठोर चट्टाने समानांतर रूप से पाई जाती है। चट्टाने कैसी पाई जा रही है, चट्टान समानांतर रूप में पाई जाती है। समानांतर रूप में पाई जाने की वजह से क्या होता है, बीच बीच में जब क्रैक पड़ जाता है, बीच बीच में क्या आ जाता है, क्रैक पड़ जाता है, तो इसमें पानी या निक्षेप कुछ भर जाता है। भरने की वजह से यहाँ पर कुछ कठोर चट्टानों का कम अपर्दन होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जाता है कोमल चट्टानों के अंतर्गत तो अपर्दन क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। फिर वापस से क्या होता है, इसका कम अपर्दन होता है। इस प्रकार से जब कोमल चट्टानें होती है उसका ज़्यादा अपर्दन और कठोर चट्टानों का क्या हो जाए, कम अपर्दन होता है। इस प्रकार से यह अपर्दन होता है। तो दूसरे स्वरूप में बार बार यदि इस प्रकार से होता है तो लंबे समय बाद में क्या होता है, लंबे समय बाद में इनका जो अपर्दन होता है तो दावात के ढक्कनाकार आकृति के रूप में क्या हो जाती है, ये जमा हो जाती है। इस प्रकार से बीच वाले भाग में क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है और जो कठोर वाला भाग है वह रह जाता है। और दावात के रूप में दावात होता है, दावात के ढक्कनाकार रूप में, किस रूप में, ढक्कनाकार रूप में जिन स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है अपर्दन के माध्यम से, उन्हें मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत क्या कहा जाता है, ज्यूजेन कहा जाता है। दावात के ढक्कन आकार का, दावात ढक्कन आकार की स्थलाकृतियां, ढक्कन आकार की
स्थलाकृतियों का जब निर्माण हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, ज्यू जॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे ज्यू जॉन कहा जाता है। ये बहुत कॉमन होती है, बहुत सामान्य तरीके से इसका प्रदर्शन क्या हो जाता है, स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट स्थलाकृति की यदि मैं बात करूं, नेक्स्ट स्थलाकृति है आपकी यारडांग। कौन सी स्थलाकृति है, यारडांग। बहुत जल्दी जल्दी करें खत्म, इसको काफी टाइम हो रहा है। यारडांग, यारडांग स्थलाकृति के अंदर क्या होता है, जब चट्टानें लंबवत, कोमल और कठोर चट्टानों के रूप में जमा हो, उसमें समान, यारडांग होता है ज्यूजन का उल्टा होता है। ज्यूजन में क्या होती है, समानांतर आपके कठोर और कोमल चट्टानें थी, और यारडांग में क्या होती है, लंबवत रूप में कठोर और कोमल चट्टानें पाई जाती हो, कठोर कोमल चट्टानें पाई जाती हो। कोमल चट्टानें पाए जाने के कारण वजह से जो कोमल चट्टानें होती है उनका क्या हो जाता है, आपका कोमल चट्टानों का तो अपरदन हो जाता है, और जो कठोर चट्टानें होती है उनका अपरदन नहीं हो पाता। तो जिससे जो स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है, पौनों के समांतर जो स्थलाकृतियाँ का निर्मित होती है, उन्हें यारडांग कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, यारडांग स्थलाकृतियाँ। ये जर्मन भाषा के शब्द हैं, बहुत सारे उसकी वैज्ञानिक खोजन की। तो इस प्रकार से कोमल और कठोर चट्टानें क्या पाई जाती है, कोमल व कठोर चट्टानें कैसी पाई जाती है, कठोर चट्टानें आपकी कठोर चट्टानें लंबवत पाई जाती है, लंबवत पाई जाती है। और ज्यूजैन में कैसी पाई जाती है, समानांतर पाई जाती थी। लंबवत पाए जाने के कारण कोमल चट्टानों को क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है, और कठोर चट्टानें होती है वही ऐसी स्थिर रहती है। तो इस प्रकार से जो स्थलाकृतियाँ निर्मित हो जाती है, नाखूनों के समान से तीक्ष्ण रूप में हो जाती है, तो उसे यारडांग कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें यारडांग कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट स्थलाकृति की बात करें तो वो होती है डाइकांटर। कौन सी स्थलाकृति, डाइकांटर। डाइकांटर स्थलाकृति क्या होती है, डाइकांटर स्थलाकृति ये होती है जब कोई स्थलखंड खड़ा है, भूस्तंभ खड़ा है, कोई भाग, चट्टान, शिलालेख खड़ा है, उस शिलालेख की चार भुजाएं होती है, चार भुजाओं के कारण कौन सी, इस रूप में जब चार भुजाओं के रूप में जब स्थलखंड है, उसके चारों ओर से क्या होती है, पवनें प्रवाहित होती है। लेकिन चार भाग में एक तरफ से पवनें कंटिन्यू फॉर्म में चले, एक दिशा में पवनें क्या चलती है, चार भुजा वाले स्थलखंड है, चार भुजा वाले जो स्थलखंड है, स्थलखंड या सेल है, कोई सेल खड़ी है, सेल है, तो उसके क्या एक तरफ से पौने क्या करती है, बार बार कंटिन्यू फॉर्म में क्या करती है, घर्षण करती है। अपघर्षण के माध्यम घर्षित होती है, तो तीन फलक रह जाते हैं। एक घर्षण क्या हो जाता है, उसके अपरदन के कारण से, अपरदन, पौनों के अपरदन के माध्यम से एक फलक क्या हो जाता है, एक फलक, चार फलकों में से एक फलक क्या हो जाता है, घर्षित हो जाता है। एक फलक क्या हो जाए, घर्षित हो जाए, और तीन फलक ऐसे ही रहे, तो एक फलक घर्षित और तीनों फलक समान रूप से रह जाए, तो इसको क्या बोला जाता है, डाइकांटर बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, इसे ऐसी स्थलाकृति को डाइकांटर बोला जाता है। और इसी प्रकार से ये दिए अष्टभुजी स्थलाकृति हो, अष्टभुजी हो, उसे क्या बोला जाता है, अष्टभुजी स्थलाकृति को, अष्टभुजी स्थलाकृति है उसे वेंटिफेक्ट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, वेंटिफेक्ट। अष्टभुजी है उसे वेंटिफेक्ट बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, वेंटिफेक्ट। उसे क्या बोला जाता है, वेंटिफेक्ट, वेंटिफेक्ट बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना, जब आठ भुजा वाली स्थल हो, चार भुजा वाली हो, एक तरफ से उसका घर्षण हो जाए तो तीन फलक रहेंगे, तीन फलकों वाले स्थलाकृति जो होती है उसे क्या बोला जाता है, एक फलक घर्षित हो जाए उसे डाइकांटर बोला जाता है। अष्टभुजी होती है, उसमें एक फलक घर्षित हो जाए उसे वेंटिफेक्ट स्थलाकृति कहा जाता है। नेक्स्ट स्थलाकृति की यदि हम बात करें तो वो स्थलाकृति होगी आपकी जालक। कैसी स्थलाकृति, जालक, जालक स्थलाकृति। कौन सी स्थलाकृति, जालक। जालक स्थलाकृति क्या होती है, जालीदार जो हो जाती है, जब एक कोई स्थलखंड से, कोई बहुत बड़ा स्थलखंड है, स्थलखंड के बीच में क्या होती है, कुछ मुलायम स्थलखंड है, स्थलखंड के अंतर्गत कठोर और मुलायम चट्टान होती है, तो जो कोमल भाग होता है, कोमल भागों का क्या हो जाए, अपरदन हो जाए, कोमल भागों के रूप में क्या हो जाए, स्थल जाली बन जाए, तो जालीदार छेल बन जाती है। चट्टान है, अवरोध है, अवरोध के बीच में से जो कोमल भाग होता है उसका तो अपरदन हो जाए, बीच बीच में ऐसे गोलाकार दरारें पड़ जाए तो जालीनुमा हो जाती है। तो जालीनुमा, तो सेल क्या हो जाती है, जालीनुमा। जालीनुमा जब बन जाए क्या हो जाती है, जालीनुमा जब बन जाए उसे जालक या जालीदार शिला कहते हैं। जालीनुमा बन जाए उसे जालीदार शिला कहते हैं। कैसी कहते हैं, जालीदार।
जालीदार शिला बोला जाता है। शिला मतलब पत्थर, शिला, तो जालीदार शिला बोला जाता है। इसमें पौने क्या होती है, प्रवाहित होती रहती है। और इसी प्रकार से जालक के बाद में आती है आपका पुल का निर्माण या खिड़की बोला जाता है, वात खिड़की। जब बहुत लंबे समय तक इन चट्टानों का फिर से अपर्दन होता रहे तो ये क्या होता है, ये जो वात बड़े बन जाते हैं, वात क्या हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। तो ये वात बड़े बन जाएंगे जब ये जो है जालीदार जो बने हैं वो बड़े बन जाएंगे। तो बड़े बनने से क्या हो जाएगा, बड़े बनने से इसके बीच में खिड़कियां बन जाएगी। क्या बन जाएगी, खिड़की बन जाएगी। खिड़की बनने का मतलब क्या हुआ, ये बहुत बड़ा मात्रा में उसके बीच में क्या हो गया, छेद हो गया, पौने वहां से प्रवाहित हो रही, खिड़की के रूप में प्रवाहित हो रही है। लेकिन जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये एक पुल के रूप में होता है, बीच वाला पूरा भाग क्या हो जाता है, अपर्दित हो जाता है। और ऊपर जो है वो ऐसे बिना अपर्दन के पदार्थ रह जाए, बिना अपर्दन के रह जाए तो वो पुल का निर्माण कर लेता है। मतलब चट्टानें इस रूप में पाई जाती है। बीच वाले भाग में तो क्या हो गया, बीच वाले भाग में अपर्दन हो गया, इस यहाँ पर घर्षण हो गया और घर्षण की वजह से ये पुल का निर्माण कर लेती है। तो इसे क्या बोला जाता है, वात पुल बोला जाता है। वात पुल या वात खिड़की भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वात खिड़की। तो ये आपकी कितनी शिलाकृतियों का हो गया, जालक हो गया, पुल हो गया और क्या हो गया, डाइकंटर हो गया। इसके अलावा आपके यारडांग 6 नंबर पे था, 7 नंबर पे आपकी शिलाकृति हो गई कौन सी, डाइकंटर। और 8 नंबर पे शिलाकृति हो गई जालक और 9 नंबर पे शिलाकृति हो गई आपकी पुल या खिड़की। तो इस प्रकार से हमने क्या कौन कौन शिलाकृतियाँ पढ़ ली है, हमने आपके 9 जो अपर्दनात्मक शिलाकृतियाँ हैं उन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। कितने बारे में, 9। अपवान बेसिन ग्रत जो पौने उड़ा कर ले जाए, पौनों को उड़ा कर ले जाने से जो गर्त का निर्माण होता है, बेसिन ग्रत। इससे अलग वर्ग वो होता है जब शिलाकृतियाँ जो भाग पर्वत गुंबदाकार रूप में, शैल खंड के रूप में गुंबदाकार रूप में अवशेष पीछे रह जाए, उन अवशेषों को इंसेलबर्ग कहा जाता है या बॉर्न हार्ट कहा जाता है। छत्रक शिला के बारे में बात की थी। बेसिन ग्रत के बारे में हमने कहा बपेलो वालिस अमेरिका के अंतर्गत, यूएस से छोटी प्लेटों को कहा जाता है, मंगोलिया में प्योंगयांग कहा जाता है। और छत्रक शिला होती है, छत्रक शिला को जो गुंबदाकार आकृति में वो छत्रनुमा आकृति के रूप में बन जाए, नीचे वाले भागों में अपर्दन हो जाए चारों ओर से और एक छत्रीनुमा आकृति बन जाए, उसे छत्रक शिला कहा था। आपके सारा मरुस्थल के अंतर्गत उसे गारा कहा था। इस प्रकार से और भूस्तंभ बन जाता है, जो ऊपरी कठोर चट्टान होती है नीचे वाले पट्टानों का संरक्षण करती है, बीच वाले कोमल चट्टानें उसका क्या कर देती है, अपर्दन हो जाता है। बीच बीच में खड़े स्तंभ रूप में उसको भूस्तंभ कहा था। और ज्यूजियन शिला करती है, यारडांग शिला, ज्यूजियन शिला करती है जो समानांतर रूप में जब कठोर और मुलायम चट्टानें पाई जाती है तो वो कोमल चट्टानों का ज्यादा अपर्दन करती है और छोटे वाले ऊपर कठोर चट्टानें होते हैं कम अपर्दन करती है। तो एक दवात के ढकनाकार आकृति बन जाती है, उसे ज्यूजियन बोला था। यारडांग जब होती है जब चट्टानें कठोर और लंबवत, कठोर और मुलायम चट्टानें लंबवत हो तो बीच बीच में क्या बन जाती है, बीच बीच में जो शिलाकृतियां निर्मित होती है वो आपकी कोमल चट्टानों का अपर्दन हो जाता है, उससे बनती है, उसे यारडांग कहा था। और डाइकांटर की शिलाकृतियों के बारे में हमने बात की, जालक और जालीनुमा शिलाकृतियों के बारे में बात की और पुल और खिड़की के बारे में हमने बात की है। तो एक बार के लिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। पवन द्वारा कतारा ग्रत यूएसए के लघु बेसिन बपेलो वाले कहते हैं, मंगोलिया के अंदर इसको पांगक्योंग कहता है। स्टेलबर्ग ये गुंबदा छोटे छोटे गुंबदाकार शिलाकृति बनती है, जर्मन भाषा में कहा जाता है। छत्रक शिला इसे गोरा जर्मनी क्षेत्र में पिट्सफेल्सन और पेडेस्टल सेल कहा जाता है। इसी प्रकार से भूस्तंभ है, भूस्तंभ पवन द्वारा अपर्दनात्मक कठोर और मुलायम है तो उसको बीच वाले भाग में अपर्दन हो जाता है। ज्यूजियन ढक्कन के दावात के आकार का जो शिलाकृतियां बनती है उसे ज्यूजियन कहा जाता है। यारडांग कठोर और कोमल चट्टानें समानांतर रूप में पाई जाती है तो यह कोमल वाले भागों में क्या हो गया, अपर्दन हो गया तो उसे यारडांग आकृति बनती है। ये डाउ काउंटर होता है जो एक फलक 4 फलक की है, एक फलक का घर्षण हो जाता है, 3 फलक ऐसे ही रहते हैं, एक तरफ जो पौने चलते हैं बार बार घर्षण करने का एक फलक घर्षित हो जाता है, उसे डाई काउंटर कहते हैं। और अष्टभुज वाली जो स्थल खंड है, जो भूखंड है या फिर उसको शिलालेख खंड है, उस शिलाखंड का एक भाग का क्या हो जाए, एक फलक का क्या हो जाए, घर्षण हो जाए, उसे वेंट इफेक्ट कहा जाता है। जालक क्या होता है जिसमें शिलाखंड होता है, शिलाखंड के बीच वाले भागों में क्या हो जाए, मुलायम भागों में क्या हो जाए, उसमें छिद्र हो जाए, अपर्दन होकर छिद्र हो जाए, कठोर वाला भाग ऐसे ही रहे, उसमें जालीनुमा जो बन जाती है उसे जालक या जालीदार शिला कहा जाता है। और यही जालीदार शिला बड़ा रूप बन जाए, अपर्दन बहुत लंबे समय चले तो बहुत बड़ा अपर्दन हो जाए तो खिड़की का रूप ले लेता है, और लंबे समय चलता तो एक पुल का निर्माण हो जाता है, नीचे नीचे से क्या हो जाए, अपर्दन हो जाए। और वो इस प्रकार से जो ये अपर्दनात्मक शिलाकृतियां थी, ये अभी तक कौन कौन शिलाकृतियां थी, अपर्दनात्मक शिलाकृतियां थी। तो आपको डायरेक्ट पूछा जाता है पवन द्वारा अपर्दनात्मक शिलाकृतियां कौन कौन सी है,
तो पवन द्वारा अप्रदनात्मक शिलाकृतियों की यदि बात करें तो याद रखना, बार बार कह रहा हूं, डायरेक्ट नाम याद रखना, पवन द्वारा शिलाकृतियों का नाम याद रखना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन सी? बेसिन ग्रत है, अपवान बेसिन ग्रत है, इंसेलबर्ग है, आपकी छत्रक शिला है, भू स्तंभ है, यारडांग है, ज्यूजैन है, डाइकांटर है, या फिर जालक है, या आपकी पुल या वात खिड़की है। ये आपको याद रह जाएगा। अब हम बात करते हैं निक्षेपणात्मक शिलाकृति। निक्षेपणात्मक शिलाकृति की बात करें, पवनों के द्वारा, पवन द्वारा निक्षेपणात्मक शिलाकृति। पवन द्वारा निक्षेपणात्मक शिलाकृतियों को दो भागों में बांटा था। एक है आपका लोयस। कौन सा है? लोयस। पौने के द्वारा, पौने जब आपने धूल कण लेकर जाती है और किसी एक स्थान पर बार बार पौने द्वारा जमाव हो जाए, जमाव होने के कारण जिन मैदान का निर्माण होता है, जिनको कि हम कहते हैं लोयस का मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोयस का मैदान कहते हैं। और लोयस का मैदान को भी दो भागों में, एक है आपका हिम क्षेत्र के अंतर्गत, एक है आपका उष्ण क्षेत्रों के अंतर्गत। उष्ण क्षेत्र के अंतर्गत क्या बोला जाता है? लोयस ही बोला जाता है। जैसे चीन का मैदान, जैसे चीन का मैदान है, चीन का मैदान है, लोयस का मैदान कहलाता है। तो लोयस का मैदान चीन में स्थित है और ये पवनों के द्वारा निक्षेपित मैदान है। ये याद रखना। लोयस का मैदान कैसा है? लोयस का मैदान पवनों के द्वारा निक्षेपित मैदान है। कैसा? पवनों के द्वारा निक्षेपित जो मैदान है उसको क्या कहा जाता है? लोयस कहा जाता है। इसके रिचथोपेन मोदे थे। रिचथोपेन आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर, रिचथोपेन के बारे में। इन चीन यात्रा के दौरान, रिसर्च के दौरान लोयस मैदान की क्या की थी? खोज की थी। रिचथोपेन मोदे ने इसके लोयस के मैदान के बारे में बताया था। हिम वाले क्षेत्रों की यदि मैं बात करूं, इसके हिम वाले क्षेत्रों के अंतर्गत में यदि बात करूं तो मैदानों के बारे में, तो हिम क्षेत्रों के अंतर्गत क्या इसको क्या कहा जाता है? हिम वाले क्षेत्रों के अंतर्गत इसको, जैसे जर्मनी और बेल्जियम वाले भागों में पाया जाता है, उसे बेल्जियम और फ्रांस के बीच में हिम क्षेत्र में बेल्जियम और फ्रांस के मध्य ये आपका लोयस के मैदान पाए जाते हैं। हिम के पवनों के प्रवाहित होता है वहाँ, उसको लेमन बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? लेमन बोला जाता है। लोयस नहीं बोल के इसको लेमन बोला जाता है। हिम वाले क्षेत्रों में भी ये क्या करता है? जमाव होता है। इसी प्रकार से ये हिम नदी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत भी क्या करता है? जमाव करता है। मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के मध्य में कहाँ पर ये करता है? मिसिसिपी और मिसौरी, ये नदियां हैं, नदियों के बीच में करता है। नदियों में बीच में पवनों के माध्यम से जमाव करता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको एबोर्ड बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? मिसी नदियों के मध्य बोला जाता है, उसे एबोर्ड बोला जाता है। एबोर्ड क्या बोला जाता है? उसे एबोर्ड बोला जाता है। याद रख लेना, एबोर्ड। तो याद रह जाएगा। लोयस के मैदान ही तक ही निमिट नहीं रहना है अपने। लेमन बेल्जियम और फ्रांस के बीच में जो हिम वाले क्षेत्रों के अंदर पवनों के माध्यम से जो आपका निक्षेप जमाव होता है उसको लेमन, और मिसौरी नदी के मध्य में उसे एबोर्ड बोला जाता है। चीन के अंदर लोयस का मैदान है, पवनों के द्वारा निक्षेपात्मक मैदान होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें दूसरा निक्षेपणात्मक शिलाकृतियों के बारे में बात करें तो होता है बालू का स्तूप। क्या होता है? बालू का स्तूप। ये मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत या सागरीय तरंगों वाले क्षेत्रों में जहाँ मरुस्थली पहुँचती है, पवनें पहुँचती है, उस क्षेत्रों के अंतर्गत पवनों के द्वारा जो बालू के कण, जो रेत के कण है उसको लेकर चला रहा है, तो लेकर जाने के बाद जो जमाव करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बालू का स्तूप कहा जाता है। तो बालू का स्तूप ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है बालू का स्तूप होता है एक जो पवनें चलती है, पवनों के समानांतर, पवनों के अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। यदि मैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की बात करूं तो क्या होता है? पवनों के समानांतर बहुत लंबे दूरी तक समानांतर स्तूपों का निर्माण, समानांतर स्तूपों, बालू स्तूपों का निर्माण, बालू स्तूपों का निर्माण। बालू स्तूप क्या होता है? मतलब कि रेत के बड़े बड़े टीलों के रूप में, टीबों के रूप में जमा हो जाता है। धूल के कणों को आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखा होगा, जैसलमेर क्षेत्र में गए हो आप तो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल में आप देखा होगा कि, या फिर आपने देखा कि जब रेत के बड़े बड़े टीले का जमाव एक पवनों जिस तरफ चलती है उसके समानांतर यदि जमा हो जाए तो उसे बालू का स्तूप का अनुदैर्ध्य
बालू का स्तूप कहा जाता है। इसी प्रकार जब ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किसे कहा जाता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप तब होता है जब ये एक दूसरे पौने चल रही है, पौनों के क्या हो, लंबवत रूप में जमा हो, सामने ही पौनों का जमाव क्या हो जाए, बालू का स्तूपों का क्या निर्माण हो जाए। पौनों के जब लेकर रेत जाती है, पौनों का जमाव ऊपर के क्रम से एक समानांतर अवरोधक के रूप में जमा हो जाए, उसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर आता है बरखान। क्या आता है? बरखान। बरखान क्या होता है? बरखान होता है जब अर्ध चंद्राकार रूप में, अर्ध चंद्राकार, ये महत्वपूर्ण है, अर्ध चंद्राकार रूप में बालू का स्तूप का निर्माण होता है। अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बरखान कहा जाता है। अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप के रूप में जब जमा हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। इस प्रकार से निर्माण होता है डाल के रूप में, अर्धचंद्राकार रूप में, चांद पूरा नहीं सॉरी, अर्धचंद्राकार रूप में समझाए तो उसे कौन सा कहा जाता है? पौने आती है, इस तरफ से गति करती है, और अर्धचंद्राकार रूप में पौनों का क्या हो जाए, इसका रूप हो जाए, उसे बरखान कहा जाता है। ये पौनमुखी उतल ढाल और उतल ढाल के रूप में होता है। और दूसरे कुछ महत्वपूर्ण अब शब्दों के बारे में मैं बता दूं। एक होता है जैसे आपके गासी वर्ड, मैंने बात की थी गासी। गासी क्या होता है इसके बारे में बात कर लेता हूं थोड़ा सा। गासी क्या होता है याद रखना, अभी गारा पड़ा था, गारा छत्रक शिला को अरब भाषा में कहा जाता है। गासी किसे कहते हैं? जब दो समानांतर टीले जमा हो, दो समानांतर टीले जमा हो, उसके बीच वाले भाग में एकदम मार्ग के रूप में होता है। क्या होता है? बीच वाले भाग एकदम समतल होता है। बीच वाला जो भाग होता है, उस बीच वाले भाग को मार्ग जिसे बोला जा सकता है, मार्ग वाले भाग को गासी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गासी बोला जाता है। ये दो उच्च टिब्बे होते हैं, टिब्बों के बीच, दो टिब्बों के बीच में, दो बालू का स्तूप टिब्बों के बीच का जो भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? गासी कहा जाता है। जिसमें आप वहाँ ऊंट चलते हैं, ऊंटों का कारवा चलता है, उसे क्या बोलते हैं? ऊंट जो चलते हैं, गति चलते हैं, लोग गतिमान करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? कारवा बोला जाता है। जो मार्ग एक साथ में गति करते हैं तो कारवा बोला जाता है, लेकिन जो मार्ग होता है उसको क्या बोला जाता है? गासी बोला जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। हमने बात की थी गारा की, गारा और छत्रक शिला को अरबी भाषा में उसे क्या कहा जाता था? गारा कहा था। गासी कहते हैं दो टीबों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलता है? गासी बोला जाता है। और छोटे छोटे यदि मैं बालू के स्तूपों की बात करूं, एक होता है नेबखा। एक कौन सा बालू का स्तूप होता है? नाम याद रख लो, नेबखा। कौन सा? नेबखा। नेब का क्या होता है? झाड़ियों पर छोटे छोटे बालू के स्तूप बनते हैं। झाड़ियों के इर्द गिर्द, जो इर्द गिर्द झाड़ियों के आसपास रुकावट की वजह से जिन बालू का स्तूप का निर्माण होता है, छोटे छोटे बालू के स्तूप होते हैं, जिन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, उन्हें नेब का कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? नेब का कहा जाता है। इसी प्रकार से आपको तारा स्तूप किसे कहते हैं? यदि आपके रेगिस्तान में लघु गर्त के रूप में जो खड्डा होता है, लघु गर्त के रूप में, नवचंद्राकार रूप में, नवचंद्राकार के लघु गर्तों के रूप में उसे लूनेट कहा जाता है। लूनेट, नवचंद्राकार, लघु नवचंद्राकार बालू का स्तूप। नवचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? नवचंद्राकार बालू का स्तूप को लूनेट कहा जाता है। गासी, दो बालू का स्तूपों के बीच में जो मार्ग होता है उसको गासी कहा जाता है। नेब का, छोटी छोटी झाड़ियों के पास में जो बालू का स्तूप बनता है उसे नेब का कहा जाता है। इसी प्रकार से जो तारा स्तूप होता है, अधिक से बाहर निकली हुई, एक त्रिकोण रूप में बाहर निकली हुई बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे तारा स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारा स्तूप कहा जाता है। इस प्रकार से आपका बालू का स्तूप निकल जाए, उसे तारा स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारा स्तूप कहा जाता है। तो हमने आज की क्लास के अंतर्गत पौनों के कार्य पढ़े हैं। हमने क्या पढ़ा है? पौनों के कार्य पढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लें। हमने पौनों के कार्य आपके टॉपिक में दे रखा है, उसके बारे में सबसे पहले हमने बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि की बात की, परिचय की बात की, पौनों के कार्य, अपर्दनात्मक, निक्षेपणात्मक कार्य की बात की, और जिनसे इस्लाकृतियां निर्मित होती है, अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक, इसके बारे में बात की। इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हमने पृष्ठभूमि के बारे में जाना, उसके कौन कौन से होते हैं, एक बार की रिविजन करें फटाफट के रूप में करें। तो हमने बात की थी कि पवन जो उच्चावच है, धरातल पर उच्चावच का विकास क्रम होता है, उसमें 2 बल लगते हैं, जो एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स लगता है।
एंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में हमने डिटेल्स में पहले वाली क्लास में बात कर ली थी। बहिर्जात बल जो एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है वो अनाच्छादन प्रक्रिया होती है। अनाच्छादन प्रक्रिया के दौरान अपर्दन प्रक्रिया होती है जिसमें अपक्षय और अभिवयन होता है। अपक्षय मतलब अपने स्थान पर ही चट्टानों का टूटना, छोटे छोटे कणों में टूटना, भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रिया के माध्यम से टूटना अपक्षय कहलाता है। और जो टूटकर पदार्थ जो गति करता है, प्रवाहित होता है, उसे अभिवहन कहा जाता है या परिवहन कहा जाता है। और परिवहन जो होता है वो पवनों के द्वारा, हिम के द्वारा या बहती नदियों के द्वारा या सागरीय तरंगों के माध्यम से होता है। इसके द्वारा होता है, इनके माध्यम से होता है। इसीलिए ये टॉपिक आपके जब ये गति करता है तो गति के द्वारा जो स्थलाकृतियां, आपको अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जो तृतीयक स्थलाकृतियां, जो तृतीयक उच्चवच है श्रेणियां, तृतीयक क्रम की श्रेणियां होती है, उसका निर्माण करती है। इसीलिए आपके भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत इनके कार्यों को पढ़ा जाता है। इनके कार्यों को किस रूप में पढ़ा जाता है? इनके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां निर्मित होती है। इसीलिए इस टॉपिक को आपके सिलेबस के अंतर्गत डाला गया है, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत डाला गया है। पवन के रूप में जब पवन प्रवाहित होता है, पवन के साथ में जो ये बारीक कण गति करते हैं, तो गति के दौरान क्या होता है, पवन उच्च दाब में, तो पवन ने आपके शुष्क और अशुष्क क्षेत्र में एक सक्रिय एजेंट के रूप में काम करता है। लेकिन पवन जब गति करता है तो पवन के साथ में अपवान, अपघर्षण और सन्निघर्षण जो अपरदनात्मक क्रियाएं होती है वो प्रक्रिया भी साथ में चलती है। और वो प्रक्रिया साथ चलने के कारण अपवान बेसिन का ग्रथ का निर्माण होता है और अवरोधक चट्टानों को बीच में घर्षण करती है, उसे अपघर्षण और आपस में ही घर्षण करे, सन्निघर्षण करता है। तो हमने कहा था कतारा जो ग्रथ है मिश्र के अंतर्गत है। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का जो निमाव करती है, जमाव करती है, उसे निक्षेपणात्मक स्थलाकृति कहती है। सबसे महत्वपूर्ण जो है, यहां से जो आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पवनों के द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कौन सी है और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कौन सी है। निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां आपके लोयस और बालू का स्तूप होती है और अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में अपवान बेसिन ग्रत, इंसेलबर्ग ग्रत, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, भूस्तंभ, ज्यूजियन, यारडांग, डाइकांटर, जालक और पुल, ये महत्वपूर्ण रूप से है। हमने इसके बारे में डिटेल्स में हमने चर्चा की थी कि इसके बारे में अपवान ग्रत है। इसके यूएसए में लघु बेसिन को बफेलो वालोस, मंगोलिया में पांगक्यांग कहते हैं और इसको आपके गर्त, कतारा ग्रत मिस्र के अंतर्गत इंसेलबर्ग को क्या कहा था, ये गुमंदाकार आकृति में होता है, इसे बॉर्नहार्ट स्थलाकृति भी कहा जाता है। ये छत्रकशिला को हमने कहा था छत्रकनुमा बनती है, इसे सारा मरुस्थल में गहरा कहा, जर्मनी के क्षेत्र में पिट्स फेल्सन और पेडेस्टल कहा था। और भूस्तंभ के रूप में निर्माण होता है, जो कठोर चट्टानें ऊपर रक्षा करती है, इस रूप में खड़लंबत रूप में चट्टानें भूस्तंभ के रूप में होती है, भूस्तंभ कहा जाता है। जुएन दवात के ढक्कन के आकार की जो स्थलाकृतियां, जो चट्टानें कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर रूप में पाई जाती है, जिससे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसे ज्यूजियन कहा था। यारडांग जो कठोर और कोमल चट्टानें समानांतर ना पाकर लंबवत पाई जाती है, जिससे जो स्थलाकृतियां निर्मित होती है, उसे यारडांग कहा था। और डाइकांटर मतलब कि चार फलकीय स्थलखंड है, उसका एक तरफ से यदि घर्षण हो जाए उसे क्या कहा था, डाइकांटर। अष्टभुजा जो भूखंड है उसके एक तरफ से मतलब हो जाए तो उसे वेंट इफेक्ट कहा था। जालक जो बीच वाले स्थलाखंड है, स्थलाखंड के अंतर्गत शिलाखंड के बीच बीच में कहीं अपर्दन हो जाए कमजोर सट्टाने वाला, तो उसमें हवा प्रवाहित होती है, उसे जालक। और वो लंबे समय तक घर्षण होने के कारण उसमें खिड़की रूप में, बड़े रूप में जालक बन जाए, उसे क्या कहा था, पुल या खिड़की बोला था। निक्षेपणात्मक लोयस के बारे में होता था। ओशन वाले लोयस चीन रिचटोफेन ने खोज की थी, और हिम वाले क्षेत्रों में बेल्जियम में लेमन और मिसिसिपी और आपके मिसौरी नदी के यूएसए के अंदर एबोर्ड कहा जाता है। और बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। बालू का अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवनों के समानांतर है तो अनुदैर्ध्य, पवनों के आपके लंबवत रूप में है तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ स्तूप कहते हैं। और बरखान स्थला बालू का स्तूप जब चंद्राकार, अर्धचंद्राकार रूप में बालू का स्तूप का जमा हो जाता है, उसे क्या कहा था, उसे अर्धचंद्राकार को बालू का बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था घासी क्या होता है। दो बालू का स्तूपों के बीच में जो मध्य मार्ग बनता है, उस मार्गों को जहाँ कारवा गुजरता है, ऊंट गुजरते हैं, उसे घासी कहा था। और नेब का जो झाड़ियों के किनारे बालू के छोटे छोटे बालू के स्तूप बनते हैं, उसे नेब का कहा जाता है। और जो लघु नवचंद्राकार आकृति के रूप में जमा था, उसे लूनेट कहा था। और इसी प्रकार से आपका चंद्राकार तारानुमा आकृति के रूप में जमा हो जाए, उसे तारा बालू का स्तूप कहा जाता है। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने पवन के द्वारा जो वर्क ऑफ विंड है उसके बारे में, अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। निश्चित रूप से आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और इस क्लास को लाइक कीजिए। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।